मेरा क्वेश्चन है और बड़ा ज़रूरी है। दो पार्ट है कि इनको कि फेलियर को कैसे डील किया। दूसरा, फेलियर के साथ एक और चीज़ आती है, बाय वन गेट वन फ्री, फियर। फियर आता है क्योंकि जब फेलियर आ जाता है तो दूसरी चीज़ पैदा होती है डर। वो डर क्या काम करता है, वो एक स्पार्क क्रिएट करता है। कौन सा स्पार्क? अगली बार हम दें और यही हुआ तो हमारी पास्ट एक्टिविटी हमारे साथ जुड़ जाती है, जो हमारे साथ फेलियर। तो फेलियर कभी अकेले नहीं आता, पूरे परिवार के साथ आता है। वो फिर पैदा करता है फियर, और फियर क्या करता है? डाउट। डाउट क्या करता है? एफर्ट को कम कर देता है, और पास्ट मेमोरी में जाके देखते हो यार इस बार नहीं हुआ तो पता नहीं अगली बार होगा या नहीं होगा। फिर ढेर सारे फूफा, ताऊ, चाचा, मामा, सब की शक्लें सामने आ जाती हैं। तो मेरा यही क्वेश्चन है, फेलियर और फियर दोनों ने झेला होगा आपने। और हमारे यहाँ एक बड़ा लकली ऐसा है कि 70% बच्चियां हैं हमारे इस बैच में, ठीक है। ये नारी शक्ति बैच है एक्चुअली में। तो इनको तो और ज़्यादा मल्टीट्यूड ऑफ प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। तो इनका सॉल्यूशन आप बताओ। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ आपको। जब फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स नहीं हुआ था, फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने अपने घर से दिया था, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में प्री नहीं हुआ था, तो मेरा बहुत बुरा ब्रेक डाउन हुआ था। और फिर मैंने पापा को बोला कि आप मुझे दिल्ली छोड़ दो, वहाँ पे आई थिंक थोड़ा माहौल मिले तो मैं प्रिपरेशन करूँगी। तो दिल्ली में मैं आई, मैंने प्रिपेयर किया। फिर सेकेंड अटेम्प्ट में भी प्री नहीं हुआ। तो मेरे घर वाले थोड़े कंजर्वेटिव है, तो उनकी तरफ से भी प्रेशर आने लगा कि नहीं 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 अब छोड़ दो, या फिर घर आके प्रिपेयर कर लो, ऐसा। और सेल्फ डाउट भी बहुत ज़्यादा हो गया था मुझे कि अब क्या होगा, 2 बार से प्रीलिम्स नहीं हुआ, जबकि इतना काम किया था तब भी नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि कुछ पढ़ाई नहीं की थी, हम सब हार्ड वर्क करते हैं, पर फिर भी रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने अच्छा खासा ब्रेक लिया था फेलियर से डील करने के लिए, क्योंकि वो टाइम होता है जब हमें आइडेंटिफाई करना है कि क्या कमियां रह गई। तो फेलियर से डील करने का तरीका यही है, अगर आपको यूपीएससी में ही कंटिन्यू करना है तो यही तरीका है कि क्यों फेल हुआ मैं, या क्यों फेल हुई, क्या कमी थी। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि हिस्ट्री पार्ट मेरा वीक था, और हिस्ट्री के क्वेश्चंस इतने सारे आ रहे थे प्रीलिम्स में, तो अगर वही नहीं होगा स्ट्रॉन्ग तो कैसे होगा प्रीलिम्स। सी सैट वीक था, सी सैट के पेपर में जाके मैं घबरा जाती थी। तो फिर मैंने सोचा कि इस बार जो मेरी कमियां हैं उस पर मुझे काम करना है। मैंने हिस्ट्री पे बहुत अच्छे से काम किया, सी सैट पे मैंने डे 1 से काम किया, साथ ही साथ मेंस को अपना स्ट्रॉन्ग बनाया, क्योंकि मुझे था कि अगर मेरा प्रीलिम्स हो जाता है तो मुझे फाइनली सिलेक्ट होना है। इस साइकिल में अगर हम फंस जाते हैं ना, तो वो बहुत डिसहार्टनिंग हो जाता है और एक सेल्फ डाउट क्रिएट करता है। तो आप मेंस को स्ट्रॉन्ग करो, अपनी जो भी गलतियां हैं, इसीलिए मैंने पहले भी बोला कि जो भी वीकनेसेस हैं उनको आइडेंटिफाई करो, ताकि मिड कोर्स करेक्शन हो जाए। ऐसा ना हो कि एग्ज़ाम के बाद आप कोर्स करेक्शन आपका हो रहा है ना, रिजल्ट के बाद कोर्स करेक्शन हो रहा है। पहले ही आइडेंटिफाई कर लो कि चलो पॉलिटी तो मेरा अच्छा है, पर हिस्ट्री अच्छा है कि नहीं, इकोनॉमिक्स में क्या मेरा स्कोर रह रहा है। तो ये सब आप अपना कांस्टेंट एक मॉनिटर अपना करते रहो। तो फेलियर से डील करने का तरीका यही है कि अपनी मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करो। और एक और चीज़, योगा और एक्सरसाइज ने मुझे बहुत हेल्प किया है हर दिन काम करने में। मतलब योगा सीरियसली आई यूज़ टू डू इट डेली, ऑन अ डेली बेसिस आई यूज़ टू डू। और जब मैं नहीं करती थी योगा, तब मुझे फिर वही एनजाइटी, स्ट्रेस, ये सब होने लगता था। योगा की जो इम्पोर्टेंस है उसको अंडरमाइन नहीं किया जा सकता, और अगर आपको यहाँ पे वो फैसिलिटी मिल रही है, आई थिंक यू शुड बी ग्रेटफुल, और आप उसको यूटिलाइज़ करो, उसको फॉर ग्रांटेड मत लेना, क्योंकि योगा बहुत इम्पॉर्टेंट है। आजकल कंपटीशन एक तो यूपीएससी में इतना ज़्यादा है, ऊपर से घर वाला स्ट्रेस होता है, इतने सारे हमारे स्ट्रेस फैक्टर्स होते हैं। तो एक वन स्टॉप सोल्यूशन आई थिंक योगा कैन हेल्प, क्योंकि पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस रहा है। तो मैं बहुत श्योरिटी के साथ बोल सकती हूँ कि योगा वुड हेल्प। ऑल्सो फियर मैनेजमेंट में भी वो आपको हेल्प करेगा, क्योंकि योगा से क्या होगा कि एनजाइटी ख़त्म हो जाती है, और जब एनजाइटी नहीं रहेगी तो आप ऑब्वियसली काम की तरफ शिफ्ट करोगे, काम करने की तरफ, है ना, और मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करने की तरफ आप काम करोगे। तो
आई थिंक 2-3 मैकेनिज्म्स है। योगा हो गया, अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करना है, फ्रेंड से बात करो, यहाँ पे पीयर ग्रुप मिलता है उसका फ़ायदा उठाओ, हेल्दी डिस्कशन करो। ये सब टूल्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। अभी फिर मौका मिलेगा, अभी आपको जाना नहीं, आपने योगा के बारे में इतनी अच्छी बात की। तो सबसे पहले जैसा कि आप लोग जान रहे हो कि गुरुकुल में हम लोगों ने उसी परंपरा को स्थापित किया जब आपको एक डायरी मिली, राइट। तो डायरी तो हमने वो नर्सरी यूकेजी के बाद तो बंद कर दी थी, और वो पासपोर्ट की तरह इसके साथ आना पड़ेगा। तो उस डायरी में 6 मॉर्निंग रिचुअल्स हैं। कितने लोग नाराज हुए, क्या झूठा लिखा, सबकी डायरीज है मेरे पास, मैंने फोटो खींच खींच के रखी हुई है। तो वहां पर धीरे धीरे करके अब तो बहुत अच्छी वीडियोस आ रही हैं, बच्चे एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आदत तो चेंज हो रही है। और जो लोग नहीं कर रहे हैं वो देखा देखी लास्ट में वो चेंज करते हैं, बोले अच्छा पूरा मोहल्ला चेंज हो गया अब हम भी चेंज हो जाते हैं। उनको हमेशा डाउट रहता है, वो पहले दुनिया पे डाउट करते हैं, फिर खुद पे डाउट करते हैं, फिर ऊपर वाले पे डाउट करते हैं। उनका काम ही होता है वो यहाँ पर अदृश्य क्वेश्चन मार्क उनके बना होता है। तो खैर बदलते तो सब है, वो थोड़ा लास्ट में बदलते हैं, ठीक है। लेकिन अब बदलाव धीरे धीरे शुरू हो रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें तो हम कहते रहते हैं, लेकिन जो लोग सेलेक्ट हुए हैं, जो उस डर से निकल कर पहुंचे हैं, जिन्होंने एक्चुअली में इतिहास रचा है, ये 2 कुर्सियों के बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है अगर फिजिकली देखा जाए। लेकिन अगर इसको सक्सेस के पैरामीटर पे देखा जाए तो ये 2 दुनिया है। दुनिया जो सुन रही है, दुनिया जो बोल रही है। तो दिव्यांशी उस कुर्सी से इस कुर्सी पे जो उन्होंने सफर किया, उसके पीछे जो इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है वो होता है उसका लोहा। वो कितना डिटर्मिनिस्टिक है, वो कितना आगे जा सकता है और अपने लिए कितना प्रिपेयर करता है। याद होगा तुम्हें गुरुकुल की पहली क्लास मैंने कहा था कि सक्सेस में कई चीजें इन्वॉल्व होती हैं। अगर ये सिर्फ सिलेबस पढ़ने पढ़ाने का खेल होता तो शायद हर बच्चा जो है वो, जिसके घर भी किताबें आ रही, जो 2 किताबें खरीद सकता है, जो पुरानी नई एनसीईआरटी खरीद, उसका तो बड़े आराम से सिलेक्शन हो जाता है। फिर हर बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता। सवाल ये है कि यूपीएससी है, यूपीएससी में खुद को तैयार करना पड़ता है। जितना ज्यादा खुद को तैयार करोगे उतना ज्यादा तुम इस एग्जाम के लिए तैयार हो पाओगे। तो मैंने इसीलिए क्या कहा था, आईएएस व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व का इम्तिहान है, और व्यक्तित्व कोई किसी का नहीं बना सकता। हम मार्गदर्शक हैं, हम तुम्हें मार्ग दिखा सकते हैं, लेकिन चलना तुम्हें पड़ेगा। अगर तुम घबरा गए कि गुरुजी पैर रखते पैर जल गए, छाले पड़ गए, तो तुम नहीं चल पाओगे। तो जो व्यक्तित्व निर्माण की कला होती है वो व्यक्तिगत होती है। कौन खुद को कितनी चोट पहुंचा सकता है। बिस्तर तुम्हारा, अलार्म तुम्हारा, नींद तुम्हारी, जागना तुम्हारा, लड़ना तुम्हारा। मैं तुम्हें सिर्फ एक डायरी दे सकता हूं कि सुबह तुम्हें इतने बजे उठना है, उठना ना उठना तुम्हारा काम। तो याद है वो पहली क्लास जब मैंने तुमसे कहा था कि संसार में सबसे ज्यादा ना किसी जाति को दबाया गया, ना किसी नारी को दबाया गया, संसार में सबसे ज्यादा अलार्म बटन को दबाया गया है। सबसे ज्यादा शोषित है बेचारा वो, ठीक है। हर रात सोने से पहले उसको उम्मीद जगाई जाती है कि तू 6 बजे बजेगा भाई, और फिर सबसे ज्यादा उसी का शोषण किया गया है। तो कभी भी कोई फेमिनिस्ट कहे कि नहीं नारी को बहुत दबाया गया इस समाज में, जातियों को दबाया गया, बोला ना ना भैया, इस संसार में सबसे ज्यादा अलार्म को दबाया गया है, सबसे ज्यादा शोषण इसी का हुआ, सबसे ज्यादा झूठे वादे न किसी प्रेमी ने प्रेमिका को किए, न प्रेमिका ने प्रेमी को किए, सबसे ज्यादा झूठे वादे हमने इसी अलार्म क्लॉक से किए कि पक्का कल सुबह तो पक्का तेरा भाई उठेगा, और फिर हो गया काम खत्म, पैसा आ गया। तो ये बेसिकली जो है सवाल ये है कि इकोनॉमिक्स में एक नियम समझते हो, छोटा सा एक बात कहता हूँ। एक इकोनॉमिक्स में छोटा सा नियम है कि आपको जब भी कोई चीज खरीदनी होती है तो हम उसकी कीमत चुकाते हैं, ठीक है। वो वाला खाना सिर्फ लंगर में मिलता है और वो कभी कभी ही मिलता है, लेकिन अगर जिंदगी में कुछ आपको पाना है तो आपको कीमत चुकानी पड़ती है। ये नियम याद रखना, चीजें अपने आप सही हो जाएंगी। तो कीमत क्या है, जितनी बड़ी चीज उतनी बड़ी कीमत। अब आपको नोकिया 1100 चाहिए तो वो 1000-1500 में आ जाएगा। अब आप चाह रहे हैं कि आईफोन 15 भी जो पहले लॉन्च होने वाला तुम्हारे लिए आए, तो तुम्हें कीमत भी किडनी के बराबर देनी पड़ेगी। सही कह रहा हूं? तो ऐसी कंडीशन में याद रखना कि तुम चाहते क्या हो। तुम चाहते हो कि तुम प्रशासनिक अधिकारी बनो, जिले को लीड करो, गवर्नमेंट के साथ बैठो, पॉलिसीज बनाओ, और तुम दे क्या रहे हो? तुम दे क्या रहे हो? कीमत तुम्हारी क्या है? नींद अपनी दे नहीं पा रहे हो,
अपनी आदतें छोड़ नहीं पा रहे हो, तुम्हारे टाइम टेबल में रिवीजन है वो हो नहीं रहा है, 8 घंटे के बाद चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, भूख तुम्हें इतना परेशान करती है कि तुम संसार छोड़ने के लिए तैयार हो उसके लिए, हर 2 घंटे में तुम्हारा पेट तुमसे कुछ मांग रहा है, दिमाग की तुम चिंता नहीं करोगे, ये भी तो कुछ मांग रहा है, तो कीमत कौन चुका रहा है? तो जो कीमत चुकाएगा वो पा जाएगा। तो दिव्यांशी कोई और नहीं है। देखो मुझे तो नहीं लगा, इनके भी 2 ही हाथ मुझे दिखाई पड़े, वो देर से ढूंढ रहा हूं तो हो सकता है 3-4 हाथ हो, आंखें 3-4 जोड़ी हो कि एक साथ हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। ब्रेन भी मुझे सिंपल ही लगा, बहुत जैसा एक हमारी क्रेडियल कैपेसिटी होती है, बिल्कुल अलग नहीं लगी, बिल्कुल अलग नहीं लगी कि 2 आंखें इधर से निकल के आ रही हो, इधर ज्योग्राफी बुक पढ़ रही हो, इधर हिस्ट्री बुक पढ़ रही हो, बिल्कुल सामान्य सी, बिल्कुल सामान्य सी। लेकिन इसी सामान्य व्यक्तित्व में एक चीज होता है, इरादा, वो यहाँ होता है। मैंने आपको एक बात बताई थी ना कि हमारा दिमाग सब कुछ गवर्न करता है, ये भूख प्यास नींद थकान, क्या पाना है क्या खोना है, ये सब कुछ है। शरीर की कोई वैल्यू नहीं है, शरीर की कोई वैल्यू नहीं होती है, सिर्फ इसी की सारी चीजें। तो देखो शरीर में बिल्कुल हो सकता है आप में से कई लोग इनसे ज्यादा लंबे चौड़े हो, ज्यादा रोटियां खाते हो, ज्यादा सेहत का ध्यान रखते हो, लेकिन फिर भी क्या चीज है, इन्होंने जो वो कीमत मांगी गई वो कीमत चुका दी। क्या आपको केवल अकेले ताने मिलते हैं, इनको नहीं मिले? बताया तो अभी इन्होंने। क्या आपको केवल दुख हुआ, इनको नहीं हुआ? इनको नींद नहीं आती होगी? नहीं आती होगी। इन्होंने तो कोई ऐसी जड़ी बूटी खोज ली होगी कि ऐसे खाया 4-6 दिन पढ़ेंगे, ऐसा है क्या? देखो, अरे बता दो, बहुत लोग खोज रहे हैं। ये दोनों हाथों से आंसर राइटिंग लिखती होंगी वीरू शास्त्र बुद्धि की तरह, तुम नहीं लिख पा रहे हो इसीलिए तुम दुखी हो। इन्होंने कोई ऐसी कंपनी का फाउंटेन पेन खरीदा होगा जो एलोमोरा करते ही लिखना शुरू कर देता होगा, ये सो जाती होंगी, आंसर राइटिंग चल रही होगी, है ना? इनके यहाँ द हिंदू कुछ अलग से छप के आता होगा, स्पेशल फॉर दिव्यांशी, इसी से क्वेश्चन आएगा, तुम्हारे वाला नहीं आ रहा है। मैं तो मुझे लग रहा है ऐसे ही है, कुछ ऐसा हुआ ना, अलग से छप रहा होगा तुम्हारा न्यूज़पेपर, वही वाला आ रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है? एनसीईआरटी भी वही वाली है। अरे तो फिर हम जादू कहाँ ढूंढ रहे हैं? जादू हमारे अंदर है, जादू इरादों में। ऐसा अगर तुम लग रहा है कि तुम्हें फेलियर होने का डर है, तुम्हें टेंशन है, तुम अपनी जो आदतें हैं उससे हार रहे हो, तो ये सबके साथ है। लेकिन इन्होंने एक लाइन अच्छी सी कही, वो तुमने ध्यान नहीं दिया शायद, या दिया हो तो बहुत अच्छी बात है, कि अपनी जो गलतियां हैं, अगर तुमने उसकी लिस्ट बना ली और तुमने उसको एक साथ सब पे अटैक नहीं करना, वो तुम्हें खा जाएंगी। गलतियां दुश्मन की तरह होती है, एक साथ तुमने सबसे लड़ना शुरू कर दिया तो खा जाएगी तुम्हें। अगर तुमने अपनी गलतियों की लिस्ट ईमानदारी से बना ली और उस पर काम करना शुरू कर दिया, जो बचेगा वो तुम्हारा व्यक्तित्व। क्योंकि व्यक्तित्व कैसा होता है, जब हम आते हैं यहाँ पे तो हमारे अंदर, जैसे कल्पना करो कि हमारे शरीर में ढेर सारी कुरीतियों की, गलत आदतों की कीलें धसी हुई हैं, कीलें धसी हुई हैं। अब कीलों को निकालने में आपका दर्द, वो आपके व्यक्तित्व का हिस्सा हो गई है, और जब आप उसको निकालोगे तो दर्द बहुत होगा, लेकिन आपको चुन चुन के एक एक को निकालना होगा। जो बच गया वो कौन है? प्योर पर्सन। यही व्यक्तित्व, यही पर्सनालिटी। तो इन्होंने, मुझे लग रहा है, क्या कोई कोर्स किया था आंसर राइटिंग का बचपन से ही कि आएंगे तो बहुत अच्छा करेंगे, या लिखना शुरू किया तो हो गया धीरे धीरे? नहीं, ऐसा नहीं है। कोई बताओ, कोई पुड़िया, जादू टोना, कोई ताबीज, ठीक है? तो इसका सीधा सा मतलब है कि मैं राइटिंग अगर करूंगा या करूंगी तो मुझे वो आउटपुट मिलेगा। अच्छा, होता क्या है कि जब हम गलतियों के बारे में बात करते हैं, हम दूसरे की गलतियां बड़े प्यार से निकालते हैं। अभी बैठा लूं किसी को, अभी अपनी गलती पूछ लूं गलती से, तो एक आध पुराना तो तुम लिख ही दोगे, क्या क्या कमी थी, सीढ़ियां इतनी ज्यादा बना दी, 4 बार और ज्यादा चढ़ना पड़ा, ठीक है, बस की सीट में ऐसा है, पंखा ऐसा है, एसी ऐसा, फलाना, मतलब 50 तरह की। खाने में दाल ज्यादा कम, चावल ज्यादा कम, आधी रोटी कच्ची आधी रोटी पक्की, हर तरह की चीज हो जाती है। लेकिन जब मैं तुमसे पूछूं तुम्हारी क्या कमियां हैं, सब ठीक चल रहा है, और थोड़ा बहुत नींद भी ज्यादा आती है। अच्छा, तुम्हें बस केवल नींद ज्यादा आ रही, बाकी सब ठीक चल रहा है, बाकी सब ठीक है। कभी ईमानदारी से तुमने अपनी कमियों की लिस्ट नहीं बनाई। ऊपर वाले ने देखो दिमाग भी कितना सही लगा, खेलता वो हमारे साथ बहुत सही है। आंखें कह रही बाहर देखेगी, अपने अंदर देखने के लिए तो आंख बंद करनी पड़ेगी। कान दुनिया को सुनेंगे और अपने आप को सुनने के लिए ये सब कुछ बंद करना पड़ेगा, तब अंदर जाओगे। संसार महसूस होगा, हवा चल रही है त्वचा को महसूस होगा, अंदर क्या चल रहा है ये महसूस करने के लिए तो तुम्हें संसार से कट ऑफ होना पड़ेगा। गुरुकुल यही है, कोशिश हम कर रहे हैं कट ऑफ होने की।
और जो लोग कट ऑफ होते चले जा रहे हैं वो धीरे धीरे समझ रहे हैं कि अंदर की यात्रा कितनी अच्छी है। और जब अंदर यात्रा करोगे तब पता चलेगा कि अंदर क्या है। और जिस दिन तुमने ईमानदारी से, वर्ड है ईमानदारी, गलतियों की लिस्ट नहीं, ईमानदारी से लिस्ट अगर बना लिया तुमने और उस पर काम करना शुरू किया कि इस महीने, एक मैंने डायरी दी उसमें MIT लिखा हुआ है। बहुत से लोग ने पूछना ही छोड़ दिया MIT है क्या गुरुजी। मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क, यानी आप सारे काम एक साथ नहीं कर सकते। तो MIT मतलब इस वीक मुझे सिर्फ इसी चीज पे काम करना है। तो MIT दी हुई है तुम्हारी डायरी में गुरुकुल की, सबसे ऊपर लिखा हुआ ना MIT, एक बॉक्स बनाया है कि कुछ भी हो जाए मुझे ये काम करना है। चाहे आंसर राइटिंग है कि आज मुझे सोने से पहले 5 आंसर राइटिंग करनी ही करनी, चाहे मेरा खाना छूट जाए, कुछ भी हो जाए, मुझे ये 5 आंसर राइटिंग करनी ही करनी, वही MIT। तो MIT कुछ और नहीं है। आपने 10 गलतियां आपने पकड़ ली कि हाँ ये मेरी 10 गलतियां हैं, और उस गलती को MIT को फिक्स कर दिया कि इस हफ्ते तुम्हें सिर्फ इस गलती पे काम करना है। इसको अपनी जिंदगी से निकाल के बाहर फेंक देना, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो गॉसिप करना हो, फोन पे बात करना हो, देर तक सोना हो। दिमाग भटकता है, कहां तक भटकेगा? अरे भटकना भी एक ऊर्जा है, संभालना भी एक ऊर्जा है। सवाल है हम क्या चुन रहे हैं। हमें भटकना अच्छा लगता है इसलिए हमने उसको चुन लिया। कॉन्सेंट्रेशन एक ऊर्जा है ना, और दिमाग के भटकने में भी ऊर्जा लगती है। तुम क्या चुनते हो तुम वही बनोगे, सिंपल सा फंडा है। तो सिंपल से इसी रूप में हमें काम करना होता है। आप एनर्जी को किधर लगाना चाहते हैं, लगा लिया, काम हो गया। तो अभी आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा सवालों के जवाब मिले। जो चीज आपको सीखनी है वो सिर्फ एक चीज सीखनी है, हाउ टू टैकल विथ फियर एंड फेलियर। अगर तुम ये चीज सीख गए तो संसार में तुम्हें वापस लौटने के लिए जो है जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम जो चाहोगे वो मिल जाएगा। और दिव्यांशी या जितने भी हमारे बच्चे हैं वो सब कुछ यही, सारे लोग यही करते हैं। बस इसी एक दुश्मन से लड़ गए, इसी एक दुश्मन से जीत गए कि कैसे अपने डर को, कैसे इस फेलियर के डर को खत्म करें। जैसे एग्जांपल देता हूँ, बहुत से लोग, एक डाटा चेक कर लो, कभी भी किसी भी इंस्टीट्यूट में चले जाओ, तुम्हारे तो मजबूरी है कि तुम्हारा तो रिकॉर्ड होता है, कभी भी ऑब्जेक्टिव टेस्ट देने नहीं आते हैं। बोले हम तो पढ़ेंगे, खूब पढ़ेंगे। किसके लिए पढ़ रहे हो? टेस्ट अभी बुला लो, किसी भी सेंटर पे चले जाओ, 80% सीटें खाली होती हैं। हम सोचते बोले हम तो विद्वान आदमी हैं, उसी दिन देंगे जिस दिन UPSC में बुलाएगा। आप कभी भी किसी भी सेंटर, मेरे बात कहने पे चले जाओ, क्यों नहीं दे रहे वो टेस्ट? जब कोचिंग ज्वाइन किया था तो किस इरादे के साथ ज्वाइन किया, उस दिन याद करो। सारी शपथें उठाई थी कि जो है वो 2024 में IAS बन जाएंगे, 25 में IAS बन जाएंगे, सारी कस्में खाई थी। किताब के ऊपर नाम के साथ अपना IAS IPS लिख भी दिया था, कई बार बोल चुका हूँ, सबके होता है। टाइम टेबल भी एकदम आदर्श वाला चिपकाया था, ऊपर पूरा लिख विख के हाँ यही टाइम टेबल फॉलो करेंगे। फिर क्या हुआ कस्में? क्यों नहीं एग्जाम में जा रहे हो टेस्ट देने के लिए? नहीं जाते हैं, क्यों? कौन सा रीजन है? क्या रीजन है? टेस्ट क्यों नहीं देते हैं? सबसे पहला, मैंने अभी जो पहली बात कही, और जो दिव्यांशी पूरे सेमिनार का जो सेंटर पॉइंट है वो यही है, हम अपनी गलती जानना ही नहीं चाहते। अब मजाल है कि आप किसी को उसकी गलती बता के दिखा दो, हाउ डेयर यू। जिस दिन मैंने डांट दिया तुम ये गलत कर, पता नहीं ये बहुत ज्यादा ज्ञान देते रहते हैं, ऐसे मुंह बना के जाते हैं, बहुत ज्यादा ज्ञान देते रहते हैं, और यहाँ शक्लें पढ़ लेते हैं, फेस रीडिंग। अरे यार जबरदस्ती, जैसे किसी ने मैसेज किया, अरे इससे थोड़े ना कोई योग वोग करने से थोड़े ना IAS होता, मेरे पास स्क्रीनशॉट रखा है। अरे फ्रीडम चाहिए होती है IAS के लिए, क्या करें तुम्हारी फ्रीडम के लिए? दोबारा एक आंदोलन खड़ा करते हैं, बोले इस तरह डिसिप्लिन में IAS नहीं बनता है। तो किस तरह से बनता है बाबा, हमें बता दो। इसलिए तो मैंने पूछा कि कोई जड़ी बूटी बता दो इनको, कैसे IAS बनते, बिना पढ़े कैसे IAS बने। एक वीडियो सोच रहा हूँ मैं इसका बना दूं, ठीक है। मैंने बहुत से टॉपिक पे वीडियो बनाई, ये वाला टॉपिक मेरे से छूट गया है, बिना पढ़े IAS कैसे बने। तो वो सारी चीजें हैं जो आज योगा, आज आप जब तक खुद को तैयार नहीं करोगे इस एग्जाम में सर्वाइव नहीं करोगे। क्योंकि जो सबसे बड़ी चीज आ रही है वो तुम्हारा प्रेशर है, वो भी जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा, और फिर तुमसे ये वो करवाएगा जो तुम नहीं करना चाहते। इसी चीज को तुमने टैकल कर लिया तो टीचर्स बेस्ट हैं, बुक्स बेस्ट हैं, शेड्यूल बेस्ट हैं। बस तुम्हारे साथ कुछ प्रॉब्लम आ रही है, उसको तुम्हें डील करना होगा, और कुछ नहीं। और इसको डील करने के लिए जो मॉर्निंग रिचुअल है वो बेस्ट है, इसीलिए मेरा फोकस उस पर। बाकी तो सभी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है, बेस्ट काम कर रही है। तो मैं चाहूंगा दिव्यांशी एक बार आपसे फिर से बुला रहे हैं, हमारे कुछ बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले दीपक,
रेगुलर आपकी योगा की वीडियो आती है बेटा, आप पीछे से आप ही से बात कर रहा हूँ। हाँ अरविंद, हाँ अच्छा आप भी हैं, आइए आइए। अच्छा आपकी योगा की वीडियो आती है, वंडरफुल। दीपक प्लीज, जोरदार। और हमारे कितने बच्चे सुबह एक्सरसाइज कर रहे हैं? वंडरफुल वंडरफुल। ईशा, गुरुकुल बैच 2, वंडरफुल। सारे टेस्ट में बहुत अच्छे मार्क्स लाने के लिए टॉपर। दीपशी, गुरुकुल बैच 2। वेल डन। डार्क हॉर्स है, और हॉस्टल की बाउंड्री कम फादा करो, ठीक है? तो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं आप लोग गुरुकुल बैच में। और मैं पूछना चाहूँगा गुरुकुल कैंपस कैसा लगा हमारा? गुरुकुल कैंपस की जहाँ तक बात है तो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। एक तो ग्रीनरी जो यहाँ पे हमें मिल रही है, ये सब चीज़ें हैं जो हम इग्नोर कर देते हैं कि यार ग्रीनरी का क्या करना है, इसका क्या करना है, पर साइड बाय साइड ना ये चीज़ें बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारी प्रेपरेशन में, क्योंकि ये सब आपको योगा करने में और आपकी हेल्थ को अच्छा रखने में हेल्प करेगा। ऑल्सो यहाँ पे ऐसी जब सेटिंग होती है, कम्युनिटी वाली सेटिंग जहाँ पे आप सब मिल सकते हो, तो पीयर ग्रुप का फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है। जैसे जैसे अभी आप स्टार्ट करोगे, प्रेपरेशन में आगे बढ़ोगे, अगर आपको कंस्ट्रक्टिव यूज़ करना है तो आपको समझ आएगा कि पीयर ग्रुप का कितना फ़ायदा है। चाहे वो मेंस की प्रेपरेशन हो, प्रीलिम्स की हो, और स्पेशली इंटरव्यू स्टेज में तो पीयर ग्रुप का जब हम डिस्कस करते हैं कि चलो तुम बताओ ये आंसर क्या है, तुम बताओ, तो वो हमें ज़्यादा याद रहता है वो चीज़। तो एक ये चीज़ अच्छी है। बाकी बहुत स्पेशियस कैंपस है, तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। अदरवाइज़ बहुत ही कंजेशन है दिल्ली या फिर नोएडा जैसी सिटीज़ में, तो आई वुड से बहुत अच्छा इनिशिएटिव है सर का। और आई जस्ट होप कि जो ये इनिशिएटिव है सर का और जो ड्रीम है सर का, उससे आपके ड्रीम्स फुलफिल हो, पर उसमें आपका कितना कंट्रीब्यूशन रहेगा ये बहुत मैटर करेगा। थैंक यू। एक छोटी सी अनाउंसमेंट है जो आप लोगों को बताता चलूँ। इस गुरुकुल के दौरान हमने भी बहुत कुछ सीखा। सबसे इम्पोर्टेंट था ह्यूमन बिहेवियर को सीखना। इस दुनिया में सबसे कठिन काम जो होता है वो होता है ह्यूमन बिहेवियर। किसी किताब में ये काम नहीं आता है, राइट? तो एक एक करके मैं कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। और उस दौरान जब यहाँ आए तो कुछ बिल्कुल बिगड़ैल घोड़े थे, कुछ की ज़िंदगी का मोटो अलग था, कुछ को अलग ही ज़िंदगी। कुछ लोग तो यही सोच के आए थे कि यार जैसे दिल्ली में चिल करते हैं यहाँ भी चिल करेंगे। यहाँ इतनी बड़ी चिली खड़ी थी, वो दिक्कत उनको समझ में आ गई कि बहुत मुश्किल होने वाला है। तो कुल मिला के धीरे धीरे जो बिहेवियर चेंज हुआ, और अब सभी एक स्ट्रीम लाइन में गुरुकुल में बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। और आप लोगों को पता भी है या नहीं है, बाद में देखेंगे कि आप लोग कितना अभी ग्रो करते चले जाओ, क्या चीज़ें सीख रहे हो। उसी चीज़ में अगर मैं बात करूँ तो मेरी टीम भी बहुत इनरिच होती चली जा रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। जिसमें सबसे पहली चीज़ है जो अगर आपने देखा होगा, दिव्यांशी ने जो सबसे बड़ी चीज़ बताई थी, और वो है RFR के बारे में बात। तो एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है RFR का। प्रीलिम्स निकालना आज की डेट में सबसे कठिन काम हो गया है, राइट? कोई डाउट है क्या दिव्यांशी? लग रहा है इसमें कोई डाउट है आज की डेट में? ये अनएक्सपेक्टेड है, मतलब किस हाथ बैठेगा किधर जाएगा किसी को कुछ नहीं पता। तो जैसे दिव्यांशी ने कहा कि हमारे 3 स्टेप होते हैं, प्री, मेंस और इंटरव्यू। लेकिन अगर तुमसे कहूँ कि हॉलिस्टिक प्रिपरेशन करनी है, एक साथ लेके चलना है, तो एक स्टूडेंट के लिए इतना लंबा सोचना बड़ा मुश्किल काम होता है, राइट? तो क्या करना होगा हमें? स्टेप बाय, हमारी सफलता जो होती है स्टेप बाय स्टेप होती है। 2 तरीके हैं। एक, या तो हम एक बार जाएं और ट्रायल करें, और एक बार हम उस जो अनसक्सेसफुल हो गए हम उसको डील करें, फिर समझ में आए। दूसरा कि हम पहले से ही उन तरीकों को सीख लें जिसकी वजह से बाकी लोगों का नहीं हुआ, और वो तरीके अगर एक बार हमें पता चल जाए तो हम उसके साथ बहुत अच्छा कर सकते हैं।
RFR बेसिकली अभी तक दिल से मुझे बताना कितने लोग इस प्रोग्राम में जो हम अभी डिलीवर करें उसमें शामिल हुए। मैं लगातार क्लास ले रहे हैं, आप तो कहते सारे बच्चे दे रहे हैं, हाथ कहाँ है इनके? ठीक है, एथिक्स के बारे में कोई पूछ रहा था ना, एक वर्ड है इंटीग्रिटी, सत्यनिष्ठा। लेकिन मैम से मैंने ये कहा था कि सत्य जो होता है वो सभी डायमेंशन से मुक्त होता है, सत्य परिस्थितियों का गुलाम नहीं होता। तो सत्य सिर्फ सत्य होता है, वो चाहे किसी भी देश काल में बोला जाए, वो कहीं भी बात की जाए। तो अगर आप RFR का पार्ट है तो आपको बताना चाहिए कि आप RFR का पार्ट है। जितने लोग इसके साथ जा रहे हैं उनको कितना आउटपुट मिल रहा है? चेंजेस आ रहे हैं उनके मेमोरी में, रिवीजन में, उनके नंबर में। तो RFR एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जो आपके प्रीलिम्स के डर को निकालेगा। अगर हम आपसे कहें कि नहीं हम 1 साल आपके साथ हैं और लास्ट में हम जाके जादू करेंगे, तो उसका कोई फायदा नहीं। हमें हर स्टेप की प्रिपरेशन को अलग अलग तरीके से डिजाइन करना पड़ेगा, क्योंकि ये पुराने जमाने में था कि आप आराम से जाइए, फरवरी मार्च के बाद आप प्रीलिम्स की तैयारी शुरू करिएगा, 2-3 महीने आप करेंगे, हो जाएगा। अब अच्छों से पूछ लीजिए कि क्या हालत हो रही प्रीलिम्स में, तो वो अंदाजा लगाना उनके लिए बहुत मुश्किल होगा कि किधर जाएगा। वो आखिरी दिन तक दुआएं करते हैं, जिस दिन रिजल्ट आता है उस दिन कि मेरा कहीं ऐसा ना हो कि मेरा ही निकल जाए, मन ही मन घबराहट होती है। सो हमने प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए और इंटरव्यू के लिए अलग अलग डिजाइन किया है, और सभी आपका इसके साथ एक पार्ट है। सो RFR हमारा एक सबसे बड़ा इनिशिएटिव है जो आपके कम से कम टाइम में, जो मैंने कई बच्चों के साथ जिसका प्रैक्टिकल किया, वो चीज़ यहाँ आ रही है और हमारी टीम उसको लीड कर रही है, पूरी टीम इसके साथ लीड कर रही है। तो ये एक ज़बरदस्त इनिशिएटिव है। इसके साथ साथ एक इनिशिएटिव है, मैं चाहूँगा प्रवीण सर उसके साथ आएँ, और मेंटरशिप प्रोग्राम हम लेकर आ रहे हैं। बहुत से बच्चे यहाँ नहीं आ सकते हैं, तो उनके लिए भी हमने एक मेंटरशिप प्रोग्राम यहाँ लॉन्च किया है, राइट। एंड द कंप्लीट टीम, जो हमने आपसे सीखा और जो हम आपको सिखाना चाहते हैं, उसके साथ भी हम लगातार यहाँ जोड़ते रहेंगे। तो प्रवीण सर उसको लीड कर रहे हैं, जैसे कि सर RFR को लीड कर रहे हैं। सो ये प्रोग्राम जल्दी, इसके बारे में आपको पूरी डिटेल दे दी जाएगी, और दैट इज आवर मेंटरशिप प्रोग्राम। एंड वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम है जो मुझे लगता है कि मेरे NLP का और आपकी टीचिंग का जो सारा जोड़ है वो इसके साथ जुड़ा हुआ है। वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम। और मैं तो एक रिक्वेस्ट और भी करूँगा, कर दें? दिव्यांशी मैम का भी पेपर है इस बार, तो टॉप 10 में इनका जो सपना आने का वो तो पूरा हो जाएगा। हम कह रहे हैं कि हमारे साथ मेंटरशिप में भी जुड़ जाएं, क्योंकि जो आदमी टेंशन लेके आगे बढ़ता है वो बहुत अच्छा कर सकता है। तो कोई प्रॉमिस लेके भेजे इनको कि मेंस देने के बाद आप हमारे बच्चों को गाइड करेंगे। भाई मैं अकेले कैसे जनमत संग्रह कर सकता हूँ भाई? मेमोरेंडम के लिए जनता का ओपिनियन बहुत जरूरी है। क्या आप इनको एज अ मेंटर समय समय पर आपको गाइड करें? पक्का? मैं फिर ऊंचा सुनता हूं यार। अब बताइए। जी सर, बिल्कुल। यस मैम, बोलिए। क्योंकि टीचिंग का और रियल एक्सपीरियंस का जब मिलन होगा तो वो सबसे बेस्ट आपके लिए होगा। सो उम्मीद करेंगे कि जो मेंटरशिप प्रोग्राम है उसमें समय समय पे आप लोगों की गाइडेंस मिलती रहेगी, और भी जो है नए नए हम डायमेंशन क्रिएट कर पाएंगे, क्योंकि हमारा अल्टीमेट गोल है आपकी सक्सेस। लेकिन हमेशा ध्यान रखना, सक्सेस सिर्फ एक रास्ते से नहीं आती है, उसको आपको कई तरीके से खुद को बिल्ड करना पड़ता है। तो खुद को जितना बिल्ड करोगे UPSC के लिए आप उतना योग्य होते जाओगे। ठीक है, तो योग्यतम का ये एग्जाम है, तो आप अपनी योग्यता बढ़ाते जाइए, UPSC आपको चुनती चली जाएगी। थैंक यू सो मच प्रवीण सर। और इस प्रोग्राम के बारे में हम चाहेंगे कि हमारे बच्चों को एक सेशन इसके बाद दे दिया जाए और हम जुड़ जाएं। अब वक्त है थोड़ा सा आपकी तरफ से हमारे जो गेस्ट हैं उनका एक सम्मान करने का। तो मुझे लगता है कि दिस इज द बेस्ट टाइम, ये मेरे उजांकियंस की तरफ से, और मुझे अच्छा लगेगा आप लोग दे दे तो प्लीज। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। खाना नहीं खा के आई तुम आज? हाँ तो जल्दी आओ। ठीक है। हाँ, मैंने क्या कहा, तुम लोग के बिना मैं कुछ नहीं हूँ भाई। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आप ही आप हैं सर। आ जाओ।
देखो, इसमें भी लगातार दिव्यांशी को चिंता है कि अभी आज राइटिंग रह गई, इसी को बोलते हैं आदत। डेवन से कह रहा हूँ, अब आपकी रैंक 95 आ जाए तो आप क्या करोगे? तकिया लगा के आराम से किसको किसको पीटेंगे, किसको अंदर करना है, बहुत चाचा बोल रहे थे, ठीक है, अब जमानत नहीं होने देंगे। लेकिन देखो, जिनके टारगेट्स बहुत बड़े होते हैं, सर मुझे सिविल सर्विसेज नहीं क्रैक करना है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग है। जिस दिन तुमने सिविल सर्विसेज का सपना देख लिया, उस दिन आप एक लाइफ लॉन्ग लर्नर बन चुके हैं। अगर आपको लग रहा है कि किसी तरह सिलेक्शन हो जाए, पढ़ाई से छुट्टी मिलेगी, तो ये बहुत गलत धारणा है तुम्हारी। तो तुम एक लाइफ लॉन्ग लर्नर हो। और आप देखो, बार बार जो है ये मैसेज हो रहा है कि आज की आंसर राइटिंग रह रही है, जल्दी पहुंचना है। तो ये भी एक देखो आदत होती है कि जब आप कहीं पर भी हो, आप सेलेक्ट हो चुके, अभी बात हो रही थी, दिव्यांशी को कहीं से फीलिंग नहीं आ रही है कि वो सेलेक्ट है। ये सबसे बड़ी बात डाउन टू अर्थ होने का, यानी जो जड़ें हैं वो ज़मीन पे। समय निकाला, ये बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। और आदतें नहीं जा रही कि नहीं अभी मुझे जाके और करना है ताकि मेरी और रैंक इंप्रूव हो सके। तो इतने बिजी शेड्यूल में आपने टाइम दिया, थैंक यू सो मच। और सभी हो चैंपियंस की तरफ से मैं बस यही कहूँगा, एक और रैंक 1 आनी चाहिए ना? तो रैंक 1 की जिम्मेदारी दे दी है, ठीक है। तो बेस्ट विशेष, इतने लोगों की विशेष है, तो अब रैंक 1 तो मिलनी चाहिए। एक और हमारे पास एक मैनेज होना चाहिए यहाँ पे, पक्का? चलिए, फिर तो अब कोई रोक नहीं सकता है। ये एनर्जी लेकर जाए और बहुत अच्छा करें। थैंक यू सो मच आप सभी का। किसी का कोई प्रश्न रह तो नहीं गया? रह गया? क्या है? अरे यार, ये वाले तुम्हारा कितने घंटे का टाइम टेबल है? तुम्हारा टाइम टेबल ऑफिशियली 13 घंटे का है। ये 4 घंटे किसको दे रहे हो? हाँ, तो तुम्हारा तो 13 घंटे का है। तो कितने घंटे आप पढ़ती थी दिव्यांशी? ऐसा रियल ऐसा कुछ फिक्स्ड नहीं था, डेली टारगेट्स मैं सेट करती थी, तो वो जितना। दिव्यांशी क्वालिटी के साथ पढ़ती थी, यानी डेली टारगेट्स बना लिया। जो MIT आपकी डायरी में ऊपर लिखा हुआ है, इसको जो तुम लोग भरना भूल रहे हो, और जब तक दुआ करो जब तक हम क्लास में ना आए। इसमें क्या होता था, इसमें MIT का मतलब ये क्वालिटी है, मतलब आज मेरे टास्क पूरे होंगे तभी मैं सोऊंगा, चाहे वो जो भी हो। अगर आपको लग रहा है कि आप आंसर राइटिंग नहीं करते हो, आंसर राइटिंग करो। न्यूज़पेपर नहीं पढ़ो तो न्यूज़पेपर पढ़ो। जब तक मेरे ये काम पूरे नहीं होंगे तब तक मुझे सोने का कोई हक। तो वहाँ घंटे 14 बढ़ सकते हैं, 16 बढ़ सकते हैं, 8 है, 12 है। मुझे लगता है कि स्टूडेंट अगर एवरेज 8 से 9 घंटे भी रेगुलर अपना शेड्यूल मेंटेन करता है तो उसके लिए मोर देन इनफ। हाँ, लेकिन जब वो किताबों के साथ बैठा हो तो वो किताबों के साथ ही बैठा हो। सबसे बड़ी मोहब्बत UPSC से ही होती है, ठीक है। तो याद रखना, वही सबसे इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैं तुम्हें इसका एक एग्जांपल देता हूँ। तैयारी कौन सी कर रहे हो? पक्का बनोगे क्या? मान लो हैं, चलो बन गए। अच्छा, मुख्यमंत्री तुम्हारे साथ जो है मीटिंग ले रहा है, ठीक है, कि भाई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, दंगे हो गए, मान लो कुछ ऐसा हो गया। अब तुम वहां बोलते बोलते आए मुख्यमंत्री जी कपड़वा रे ठीक पहने महाराज। उसके बाद तुम्हारा क्या क्या उतरेगा तुम्हें पता है? वो फिर ये सर्विस एक ऐसी चीज है, अगर आपको याद होगा तो मैंने आप लोगों को एक महामंत्र दिया था कि सिविल सर्विसेज क्रैक करने के लिए मत पढ़ो, जब इस कुर्सी पर बैठो तो सिविल सर्वेंट हो ये सोचकर बैठो, और पूरे टाइम उस चीज को कैरी करो, पूरे टाइम उस चीज को कैरी करो। तुम एक अंदाजा लगा सकते हो, तुमने किसी IAS IPS को इस तरह बात करते हो कभी सुना है, या कभी भी इस तरह सुना है? आप मीडिया की नजर में हैं, आपकी एक छोटी सी गलती मीडिया तिल का ताड़ बना देगी और आपके घर पहुंचने से पहले आपका सस्पेंशन लेटर आपके घर होगा। और सिर्फ आप नहीं मरोगे, आपके साथ आपका परिवार भी पिसेगा। जब इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां होती हैं, आप कभी भी किसी भी ऑफिसर को घटना के बाद बोलते हुए देखो तो मीडिया उसके मुंह में माइक डालती है। और मैं अपने सामने बात कर रहा हूं, राजीव महर्षि उस समय जो है गृह सचिव, बहुत बड़ी पोस्ट थी, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, और सामने वो बैठे हुए हैं। और उस समय कश्मीर 370 हटानी था, मैं उस समय की बात कर रहा हूं।
तो मैं उस कॉन्फ्रेंस में था, सारे हायर लेवल के आईएएस आईपीएस ऑफिसर वहां पे बैठे हुए थे। राजीव महर्षि बहुत सीनियर, राजस्थान कैडर के बहुत सीनियर आईएएस ऑफिसर, और वो उस समय गृह सचिव यानी कि होम सेक्रेटरी, बहुत बहुत सीनियर पोस्ट होती है। अमिताभ कांत साहब थे जो नीति आयोग के सीईओ, राजनाथ सिंह सर बैठे हुए थे। तो मीडिया उनसे बार बार कश्मीर पे बाइट लेने की कोशिश कर रहा था कि कुछ इनके मुंह से निकल जाए और वो सनसनी हो जाए। बहुत गंभीरता के साथ मैं व्यक्तित्व की बात कर रहा हूं, और लगातार मतलब वो अपनी बुक के बारे में बात कर रहे थे, उन्होंने एक बुक लॉन्च की थी, उसके बारे में वो उनसे बात कर रहे हैं, आपका क्या मत है, गवर्नमेंट कश्मीर में क्या करने जा रही है। इतनी सफाई से उस इंसान ने उस सारे क्वेश्चन को टाला, क्योंकि मंत्री सामने बैठा हुआ है, कैबिनेट मंत्री, तो मुझे बोलने का कोई अधिकार नहीं है। बाइट अगर जानी है तो वहां से जानी है। और मीडिया उनको पकड़े हुए है। वो पहले कंग्रेचुलेशन सर, थैंक यू, बुक आपकी लॉन्च, थैंक यू सर, कश्मीर पे आपका क्या इशू है, कश्मीर पे आपका क्या मत है। वो आदमी मुस्कुरा के मेरी बुक जो है वो पूरे भारत के बारे में, कितनी सफाई से उस आदमी ने बातें पलटी। एक गलती से स्टेटमेंट निकल जाता और अगले दिन कि क्योंकि वो सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कि गृह सचिव के ने ये वक्तव्य दिया, क्या होने वाली है सनसनी। अगले दिन इनकी ऐसी तैसी हो जाती, इनको बुला लिया जाता है कि आपने क्या बोल दिया। तो आपको हमेशा ध्यान रखें, जिस क्षण आप भूलेंगे कि आप कौन हैं, आप क्या बनने जा रहे हैं, आप क्या हैं, उसी समय आप गलत सलत बिहेवियर शुरू कर दें। और जब तक आपको ये याद रहेगा कि ये चेयर आपकी, वो डीएम की कुर्सी मान के चलो, वो डीजीपी की कुर्सी मान के चलो कि मैं यहां पे बैठा हुआ हूं, और हर समय सोचो कि लोग मुझे देख रहे हैं, मीडिया मुझे देख रहा है, उस दिन आप कुछ भी बोलना बंद कर दो। क्योंकि वहां पर आपकी गलती आपका क्या करेगी, पूरा करियर खा जाएगी। और बहुत छोटा सा एक वक्तव्य, एक बेचारा डीएम था, वो विजिट पे निकला हॉस्पिटल में, मुझे याद, शायद थक गया होगा या क्या हुआ होगा, उसने एक मरीज के बेड पे जूता रख दिया था, ऐसे पैर रख लिया था। कई बार हम लोग थक जाते तो पैर ऊपर कर लेते, दिन भर खड़ा रहना है। मीडिया ने उसको ऐसा दिखाया था कि देखो ऊंची जाति का जो व्यक्ति है, उसने देखो दलित के उस पर ऐसी ऐसी चीजें हुई, इतनी गंदगी हुई कि जब शो कॉज नोटिस चला गया, भाई मेरे, शो कॉज नोटिस चला गया इतनी सी बात के लिए। अब कोई नहीं जानता कि हो सकता है दिन भर विजिट करते करते थक गया और रख दिया हो, जानबूझ के रखा, अनजाने में रखा, लेकिन मीडिया ने इतनी छीछा इधर कर दी कि जिसका तुम्हें कोई, तो अगर तुम सोचो कि अंदाजा लगा के देखो कि तुम्हारे आसपास कैमरे लगे हुए हैं, तुम्हारी एक छोटी सी गलती पे तुम्हारा पूरा करियर, तुम्हारा पूरा कैरेक्टर को, जो प्रतिष्ठा वर्ड यूज की थी, उसकी पूरी ऐसी तैसी कर दी जाए, तो तुम करोगे? मेरे सवाल का जवाब दो, करोगे? कुछ भी उल्टा सीधा बोलोगे? और पूरी जिसके लिए सालों मेहनत की है, रातों को जाग जाग के पढ़ाई की है, वो यूं खत्म हो जाएगा, वो यूं खत्म हो जाएगा। इंक्वायरी कमीशन के सामने बैठ जाओगे, सीएटी बोलते हैं, फिर करोगे मस्ती। और तुम लोग को पता होगा, जो लोग बहुत कैजुअल यहां से होके गुजरते हैं ना, वो वहां भी कैजुअल ही रहते हैं। तो हर आईएएस तो कैबिनेट सचिव नहीं बनता है, ना हर आईपीएस डीजीपी बनता है। जो लोग अपने करियर को अपना जुनून मानते हैं, जो हर दिन एक स्टूडेंट की तरह सीखते हैं, जो अजीत डोवाल साहब, अमिताभ कांत साहब, राजीव महर्षि, ब्रजेश मिश्रा, इन नामों को याद कर लो। और मैं हमेशा कहता हूँ, मेरा स्टूडेंट इसलिए नहीं पढ़ाई करेगा कि उसको यूपीएससी क्रैक करना है, ये मेरा कभी मोटो था ही नहीं और ना कभी होगा। मेरा मोटो है कि मुझे इस राष्ट्र को ऐसे लोग देने हैं जो जहां खड़े हों तो दूसरे देश की सरकारें घबराएं। कहानी पढ़ी होगी ना, अजीत डोवाल साहब से मिलने के लिए पाकिस्तान का एनएसए जा रहा था, एनएसए रातों रात बदल दिया गया। क्यों? क्योंकि वो उसके कद का नहीं, कद का मतलब वो 5 फुट 6 इंच के हैं। वो पता था कि अजीत डोवाल साहब बातों पे फंसा के इसकी ऐसी तैसी स्टेटमेंट निकाल देंगे कि मारा जाएगा वहां पे। अब उस आदमी का कद देखिए जिसके लिए रातों रात एनएसए चेंज कर दिया जा रहा है। आज यूरोप की मीडिया से कहो क्या एस जयशंकर की बाइट लोगे? हाथ पैर कांपते उनके। क्योंकि पहले जब कोई इंडियन पहुंचता था तो वो गिद्ध की तरह शिकार करते थे, वो बड़े बड़े ऑर्नामेंटल वर्ड यूज करते थे। और आज एक स्टेटमेंट से उस आदमी ने पूरा वेस्ट का नैरेटिव ध्वस्त करके रख दिया, पूरी दुनिया को आवाज दे दी। आज जितने भी अफ्रीकन एशियन कंट्री हैं उसी लाइन को दोहराते घूमते हैं। जब उन्होंने कहा कि यूरोप प्रॉब्लम इज नॉट द
आपकी जो थिंकिंग एंड मेंटलिटी है कि यूरोप की प्रॉब्लम पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है, लेकिन पूरी दुनिया की प्रॉब्लम यूरोप की प्रॉब्लम नहीं है। निकलो इस माइंडसेट से। आपको अंदाजा नहीं इस नैरेटिव ने क्या क्रिएट करके रख दिया है। पावर को यूरोप से उठाकर एशिया में रख दिया उसने। आज किसी वेस्टर्न पत्रकार से पूछो एस जयशंकर का इंटरव्यू लोगे? मजा लोगे? इंटरव्यू नहीं लेते थे, मजा लेते थे वो लोग कि चल यार इंडियन का शिकार करते हैं। और आज उन्हीं के गढ़ में उन्हीं का जाके शिकार। मुझे ऐसे ऑफिसर चाहिए। मुझे ये नहीं चाहिए कि तुम सेलेक्ट होकर बाहर निकल गए, मुझे ऐसे ऑफिसर चाहिए जिनके बारे में मैं जीके की किताब में पढ़ूं और पढ़ाऊं क्लास में। ये मेरा सपना है। तो ये बड़ा लॉन्ग टर्म ड्रीम है। ये कोई एक दिन की बात नहीं कि एक एग्जाम क्रैक कर लिया, साल भर मेहनत कर लिया, पूरी लाइफ। कभी मौका मिले अजीत डोभाल साहब के बारे में पढ़ लेना। और एक घटना कहो तो छोटी सी बता दूं, खालिस्तान मूवमेंट चल रहा है, वो आदमी 5 फुट 6 इंच का कई दिनों तक रिक्शा वाला बन के घूम रहा है। अंदर किसी को भी देखते ही मार देंगे वो लोग, जो अलगाववादी मार देंगे, तुरंत मार देंगे। और वो आदमी पंजाबी बोलते बोलते, जो कि उत्तराखंड का रहने वाला पहाड़ी आदमी, इतनी फ्लुएंसी के साथ उर्दू और पंजाबी बोल रहा है कि दोस्ती कर ली और 90% लोगों से बिना लड़ाई झगड़ा की हथियार सरेंडर करा लिए। उसकी बातों में लोग इतना प्रभावित हो गए, रिक्शे वाला बन के। अंदाजा लगाओ कि वो इतना विश्वास पात्र बन गए कि अंदर चले गए। अंदर जरा सी भी अगर इनपुट लीक हो जाती, तुरंत ऑन स्पॉट मार दिए जाते, ऑन स्पॉट मार दिए जाते। इंसान को अपनी जान से बढ़ के कोई चीज पसंद नहीं, उससे ज्यादा कोई प्यारी नहीं। और बंदा अंदर जाके सरेंडर करवा के चला आ रहा है। उसको पता है कि मेरी एक जरा सी गलती मुझे यहां से जिंदा वापस नहीं वापस ले, मार दिए जाएंगे अंदर ही। और जाके कितना काम, कभी पढ़ना नॉर्थ ईस्ट में, उनकी लैंग्वेज नहीं है, ना मणिपुरी है ना नगा उनकी लैंग्वेज है। और वहां जाकर विद्रोहियों से बातचीत करके हथियार नीचे रखवा दिए, शांति की टेबल पे बिठा दिया। तुम्हें पता उस इंसान की, मतलब आज हम अगर अपने घरों में सो पा रहे हैं तो आज उस इंसान की बहुत बड़ी देन है। इंडिया से कभी ये कहानियां जब कभी अभी नहीं है, बाहर बहुत बाद में आती हैं। जब आएंगी ये बातें बाहर, तब पता चलेगा कि कितने स्लीपर सेल खत्म कर दिए। 370 का नाम लेने से लोग डरते थे, 35A का नाम लोग लेते नहीं थे, 35A हट नहीं सकता, पुरके खत्म हो जाए। क्या गेम खेला कि रातों रात सब कुछ हुआ। संसद में जो चल रहा था वो कानून था, लेकिन रियलिटी में अंदाजा लगा के देखो, सोपिया, सोपोर, पुलवामा, पुल, कभी जाके वहां देखो, रूहें कांप जाती। मैं और नासिर कहते रूहें कांपती हैं हमारी। 370 हटने के बाद गया था, इसी यूं ऐसे हड्डियां कांपती थी, सब लोग ऐसे नजर से देखते थे। उन जगहों से जब गुजरे थे, अभी भी याद करके सनसनाहट होती है कि कहां जा रहे हैं। वो हमारे देश का हिस्सा, और हमें डर लग रहा था वहां, हमारे डर के मारे हालत खराब थी वहां। और उस इंसान ने आज G20 का जो समिट हुआ, आज वहां करा के दिखा दिया। तुम्हें पता है वो इंसान आज एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व हो चुका है। जो अमेरिका अपने जहाज का एक पेज किसी को नहीं देता कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ना हो जाए। आपको अगर F-16 का पेज भी चाहिए ना, तो अमेरिका के पास जाके गड़गड़ाना पड़ता है। आज वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहा है, तुम्हें मजाक लग रहा है ये? तुम्हें अंदाजा भी है कि वो क्या चीज कर रहा है? अमेरिका अपना टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, जो पेटेंट का बाप बना बैठा है, वो पेटेंट के नाम पे पूरी दुनिया की बौद्धिक संपदा अपनी जेब में रख के घूम रहा है। आज वो इंडिया के साथ टेक्नोलॉजी साझा करने के लिए तैयार है। कहां से पैराडाइम शिफ्ट हुआ? इसके पीछे कौन लोग हैं? ये आप ही के बीच से निकले हुए लोग। तो मेरा विजन बहुत क्लियर है, अगर इसको अडॉप्ट कर पाते हो तो बहुत अच्छी बात है। तो जब इसको अडॉप्ट कर लोगे ना, तो ये जो छोटी छोटी बातें पूछ रहे हो कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं ऐसा, ये सब चीजों का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। क्योंकि लाइफ में एटीट्यूड बहुत मैटर करता है। मौका मिले तो किताब जरूर पढ़ लेना, एटीट्यूड इज एवरीथिंग, जेफ केलर। और एटीट्यूड क्या होता है? एटीट्यूड मैंने बताया था ना, इनसाइट्स होती। क्या होती है? सिंपल सा, इस मोबाइल को अगर मैं अपनी आंख के सामने बहुत लेकर आऊंगा तो मुझे दुनिया दिखेगी। अगर मैं इस मोबाइल को अपनी आंख के बहुत पास लेकर आया, मुझे दुनिया दिखेगी? मुझे क्या दिखेगा? सो मोस्ट ऑफ द टाइम इन दिस वर्ल्ड हम अपनी प्रॉब्लम से इतना उलझ जाते हैं, हम उसके इतने करीब चले जाते हैं, हम उसको अपने इतने करीब लेकर चले आते हैं, हमें लगता है कि हमारी प्रॉब्लम से बढ़कर इस संसार में कुछ नहीं है। तो हमें क्या करना होता है? इस मोबाइल को मैंने यहां किनारे कर दिया, मुझे पूरी दुनिया दिख रही, पूरी क्लास दिख रही, कितने लोग बैठे हुए हैं।
सो दिस इज द ओनली वे टू डील योर प्रॉब्लम्स, ओनली वे टू डील योर प्रॉब्लम्स, कि इसको इतना मत सर पे चढ़ाओ। दिस इज द पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। क्या दिव्यांशु को नींद नहीं आती थी, थकान नहीं होती थी, डर नहीं होता था, ताने नहीं मिलते थे, 2-2 बार प्रीलिम्स नहीं निकला, क्या इनको जो है वो ताज पहनाए गए थे क्या? पूछो वो डर क्या था, पूछो जब प्रीलिम्स से पहले क्या हुआ होगा, जब रिजल्ट आने वाला होगा, पिछले 2 साल की सारी यादें दिमाग में चल रही होगी। बट सवाल ये है कि आप उस डर के साथ जी रहे हो, भाग रहे हो, या तुमने स्टेप एक और आगे बढ़ाया कि नहीं मुझे तो करना ही करना है, जब उतरे हैं तो लड़ना ही लड़ना है और कोई तरीका नहीं हमारे पास। तो प्रॉब्लम्स को रखो किनारे और दुनिया को देखना शुरू करो, तभी जाके जिंदगी में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। सो आज के बाद जो भी ये बातें कर रहा है कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, तुम अपने व्यक्तित्व को, अपनी प्रॉब्लम्स को अपने व्यक्तित्व के ऊपर लाने की कोशिश कर रहे हो, मत लाओ। और मेरा एक ही सॉल्यूशन है, बस एक ही क्वेश्चन, अगर तुम सिविल सर्वेंट होते और किसी सीनियर पोस्ट पे होते तो क्या तुम ये बात कहते? अपने आप से क्वेश्चन पूछना आज से, मुझसे नहीं, किसी सेमिनार में भी नहीं, सिर्फ अपने आप से पूछना कि आज मैं अगर डीएम की कुर्सी पर होता और मेरे पास लाखों लोगों की जिंदगियों को संवारने का मौका होता और जिम्मेदारी होती, तो क्या आज मैं ये प्रश्न करता कि मैं ऐसी भाषा में बोलता हूं? भाषा बहुत अच्छी बात है, जाओ जमीन पे। मेरी सिस्टर आईएएस है, उत्तर प्रदेश की रहने वाली है, लेकिन आज तेलुगु आती है उसको बहुत अच्छी। क्यों? क्योंकि वहां के लोगों की मूल भाषा क्या है? तेलुगु है, उनसे कम्युनिकेशन करना है। तो अगर कम्युनिकेशन करना है तो क्या करना पड़ेगा? उनकी भाषा आपको सीखनी पड़ेगी। हमारे देश की भाषा है, तो आपको जो आता है वो करिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कब और कहां और कितना बोलना है। ये भी बड़ा जरूरी, कितना बोलना है, बस ये चीज पता। और वो तब पता चलेगी, ये हम तुम्हें नहीं बताएंगे, ये तब तुम्हें पता चलेगा जब तुम इस शरीर के ऊपर एक महसूस करोगे तुम ऑफिसर हो, तुम एक ऑफिसर हो। वो एटिकेट लबासना में जाके सीखने की तुम्हें जरूरत नहीं है, वो एटिकेट तुम यहीं से कैरी कर सकते। तो पर्सनालिटीज कैरी की जाती हैं, पैदा तो हम व्यक्ति के रूप में हो ही गए, ठीक है, पर्सनालिटीज कैरी की जाती हैं। तो अगर आज से तुम वो पर्सनालिटी अपने चलने, बोलने, बात करने, अगर उसको तुमने कैरी कर लिया तो वो धीरे धीरे तुम्हारा पार्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल दूं छोटा सा, दुनिया में एक व्यक्ति के बारे में बात नहीं करूंगा, एक देश के बारे में बात कर रहा हूं, चीन। तुम उसे पसंद करो या ना करो, चीन, इसके पास शुरुआत में अपना कुछ नहीं था, ये दुनिया की सबसे बड़ी कॉपी कैट मशीन है, कभी पढ़ना इसके बारे में। ये दुनिया की सबसे बड़ी कॉपी कैट मशीन है, इसने अमेरिका की सारी कंपनीज को जीना शुरू कर दिया। कभी भी देखना, तुम भले चाहे एप्पल का आईपॉड इस्तेमाल करो, ये भले चाहे सरोजनी मार्केट में तुम्हारा ₹125 बनाएंगे एकदम वैसे का वैसा, कभी जाके चेक करना, कितना भी ब्रांडेड मोबाइल हो वो अपना कवर उसी तरह से बना के रख देंगे। इन्होंने जब इनके पास कुछ नहीं था तो इन्होंने उसको एज इट इज कॉपी करना शुरू कर दिया, और कॉपी करते 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 आज इनकी टेक्नोलॉजी देखो, इनके नर्सरी के बच्चे एआई में पढ़ाई कर रहे हैं। आज ये कहां पहुंच गए? दुनिया की सबसे बड़ी कॉपी कैट मशीन कौन है? लेकिन उसने क्या किया? अपनी जीडीपी को कहां से कहां तक पहुंचा दिया। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है कि आप जैसा बनना चाहते हो उस व्यक्तित्व को पहन लो। तो आज से जब भी तुम सोचो, मैंने कई बार एग्जांपल दिया, तुम्हें लगता होगा आईएएस बनने के बाद लंच होगा, फिर वहां से बुफे आएगा, शाम को जो है वो गार्डन में तुम बैठोगे, अंगूरों के बाग लगे होंगे, ठीक है, ऐसा तुम्हारे मन में बहुत ख्याल चल रहे होंगे, ठीक है। अक्सर मैं अगर कभी अपनी सिस्टर को फोन भी करता हूं तो बात नहीं हो पाती, कई बार पूरी पूरी रात ऑफिस में काम करना पड़ता है, जब जिम्मेदारियां मिलती है तो उन्हें घर जाने का भी मौका नहीं मिलता, पूरी पूरी रात काम करना पड़ता है, इतनी ज्यादा जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी और जवाबदेही होती है। पब्लिक सर्विस है, आपको तो 8 बजे भूख लग जाएगी, उनको भी लगती है, बट सवाल है कि फर्ज पहले। तो जिन लोगों को ड्यूटी फर्स्ट, अगर जिसके अंदर एटीट्यूड है, उन सभी का स्वागत है यूपीएससी में, और जिनके अंदर नहीं है वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्ट्रगल करते रहेंगे, पूरी दुनिया को अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताएंगे। आप लोग प्रॉब्लम बताने के लिए नहीं हो, एक लाइन में कह रहा हूँ, आप लोग कौन हो? प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले।
कल दिव्यांशी जब जाएंगी तो इनसे कहा जाएगा कि साहब हमारे घर में चोरी हो गई है, साहब फलानी झगड़ा हो गया, आप आईपीएस हैं, आप आईएएस हैं, आप आके हमारा सॉल्यूशन करिए। अब ये कहें हमारे घर में सुबह गैस खत्म हो गई थी, वो कह रहा झगड़ा हो गया, मार दिया, सर फूट गया है, इनके पास क्यों आया? इनके पास अथॉरिटी है, इनकी जिम्मेदारी है प्रॉब्लम को सॉल्व करें। इनके घर में भी प्रॉब्लम होगी, कोई समस्या हो गई होगी, लेकिन अगर मान लो अंदाजे तुम ही किसी थाने में जाओ और एसएचओ से बोलो कि सर बड़ी प्रॉब्लम हो गई, ऐसा ऐसा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो गया है, फलाना हो गया, बोले बैठो यार बहुत देर हो गया किसी से मैं बात नहीं कर पाया हूँ, जानते हो कल सब्जी शाम को नहीं लेकर आ पाया, बीवी ने बहुत गुस्सा किया, अब बताओ मैं कहाँ जाऊँ, सब्जी कैसे खरीदवाऊँ? अब तुम क्या, तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा? तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा? सर मैं अपनी इतनी सीरियस प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहा हूँ और आप अपनी सब्जी के बारे में बात, अच्छा उसके लिए उसकी बीवी से होने वाली लड़ाई संसार की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन वो ढूंढ नहीं पा रहा है, ना वहाँ पुलिसियागिरी काम आने वाली। इसका सीधा सा मतलब क्या है? जो कॉमन लोग होते हैं वो सिर्फ अपनी प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं, जो लीडर्स होते हैं वो दूसरे की प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं। अगर ये लिख पाओ तो तुम्हारी लाइफ का एक बहुत बड़ा चेंजिंग सेंटेंस होगा, और यही लाइन ड्रॉ होती है जीतने और हारने वालों की। क्लियर है? तो अगर आप अपनी प्रॉब्लम के बारे में बहुत बात कर रहे हैं तो आप क्या हैं? लाइन के दूसरी तरफ। और अगर आप दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करने की हैसियत रखते हैं तो आप कहाँ हैं? लाइन के इस तरफ। सिर्फ यही एक डिफरेंस होता है जीतने और हारने वालों का। सो आज के बाद जब अपनी प्रॉब्लम के बारे में बहुत ज़्यादा बात करो तो सोच लेना कि कहाँ जाकर बैठोगे, टेबल के इस तरफ या टेबल के उस तरफ। थैंक यू सो मच।